छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवालों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं साईनाथ जी का सवाल है रॉकिंग डील्स पर। सर, इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 550 रुपए के, क्या करें सर? जी 412 रुपए चल रहा है सर। जी जी जी। तो देखिए, हाँ, तो देखिए 412 रुपए का भाव है इसमें। देखिए 500 रुपए के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये मुश्किल है, थोड़ा सा स्टॉक अभी सस्टेन करेगा। हो सकता है फर्दर गिरावट आपको 350 रुपए तक इसके अंदर देखने को मिल जाए। जब तक ये दोबारा 500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, पुल बैक में सेलिंग ही रहेगी। हो सकता है नीचे 350 300 तक में भी एक गिरावट देखने को मिल जाए। थोड़ा अपनी पोजीशन को एक बार दोबारा देखिए सर। जी, अंकित जी का सवाल है सर, नाहर कैपिटल के एंड फाइनेंस में एंट्री क्या हो सकती है और कंपनी फंडामेंटली 4:5 से होल्ड करने लायक है, प्लीज़ बताएं। सर, आप नाहर कैपिटल एंड फाइनेंस को सर डेटा पे बताएं, मैं बाकी उसके डेटा देखता हूं। जी जी। तो देखिए, बिल्कुल आप डेटा देखिए। मुझे लगता है, जो मैं टेक्निकल टर्म्स पे इस पे डिस्कस करता हूँ, मैंने फंडामेंटली इसको ट्रैक नहीं किया है। तो देखिए, जो अभी जहां पे चल रहा है 357, ये जोन इसने, आप मान के चलें कि करीब नवंबर 2022 के बाद इस जोन को नहीं तोड़ा है स्टॉक ने। लगातार ये इसका सप्लाई जोन रहा है, इसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड करता रहा है। जब तक इस जोन के पास सस्टेन नहीं करेगा 360 365, तब तक इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस नहीं आएगी। एक बार वो जोन तोड़ करके निकल जाएगा, अगर आप हैं तो आप 330 रुपए पे आप एक अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। उसके नीचे खिसके तो आपको अपनी पोजीशन काटनी चाहिए। मुझे लगता है 365 के ऊपर निकल जाए तब आप बुलिश रहिए। 440 तक की टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, नाहर कैपिटल के बारे में बता देता हूँ। इसके फंडामेंटल इस तरह के हैं कि कंपनी की जो पी मल्टीपल चल रहा है वो 14 का है, तो पी मल्टीपल के हिसाब से तो कंफर्टेबल है। बुक वैल्यू भी अभी के प्राइस से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी शेयर आकर्षक लेवल पर चल रहा है। रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं। केवल एक ही थोड़ा सा कंसर्न है कि इनके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत छोटे हैं, केवल 15 करोड़ की सेल्स और 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ये अगर कहीं भी कुछ अंतर आएगा तो एकदम से फाइनेंशियल इनके हिल जाएंगे और सारी जो पी ईपीएस सारी वैल्यूएशन हिल जाती है। तो अभी तो कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं सितंबर क्वार्टर में भी, और इनफैक्ट जून क्वार्टर में इनका 7 करोड़ का रेवेन्यू था और 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो अदर इनकम से इनका काफ़ी कुछ पैसा आया है। 11 करोड़ का जो इनका पैसा आया वो सीधा सीधा अदर इनकम से ही आया है जून क्वार्टर में। तो ये थोड़ा सा इनके लिए है। तो ये थोड़ा सा एक फंडामेंटली तो स्पेकुलेटिव बेट है, लेकिन टेक्निकली सर ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ही सवाल को बार बार नहीं पूछें। एयरटेल के स्टॉक में क्या करना है, अनिल जी का सवाल है सर। भारतीय एयरटेल आज चल भी रहा है, क्या करना है सर? जी, तो देखिए, एयरटेल को आप देखिए तो यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए, मुझे लगता है रिजल्ट्स भी इसके ठीक ठाक थे। 1500 रुपए के आसपास का एक अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। ये पुल बैक आपको 1675 1735 यहाँ तक का पुल बैक आपको बिल्कुल मिलेगा। तो या जब वो लेवल आ जाए तब आप सोचिए आपको पोजीशन काटना है लॉन्ग साइड पे, आप फर्दर इसको आपको होल्ड करना है। वहीं तक का मैक्सिमम पुल बैक दिख रहा है, उसके ऊपर निकल जाए 1735 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब आपको एक बड़ा टारगेट ऊपर 1900 रुपए की तरफ देखने को मिलेगा। जी, मालती जी का सवाल है सर, हिंदुस्तान कॉपर पर 337 शेयर हैं इनके पास 170 रुपये के भाव के, या 300, इन्होंने ये नहीं बताया कि 337 रुपये के भाव के 170 शेयर हैं या 337 क्वांटिटी है और 170 का भाव है। सर, हिंदुस्तान कॉपर पर आपका आउटलुक? कमजोर है, देखिए काफी कमजोर स्टॉक अभी है ये। पिछले 4-5 सप्ताह में, 5 सप्ताह में प्रिसाइजली जो ब्रेकडाउन आया 300 रुपए के नीचे, वो थोड़ा इसको कमजोरी दे गया। और वहीं पर इसका बड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा फर्दर बुलिशनेस नहीं आएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आप चूंकि आपके पास पोजीशन है तो आप 260 रुपए के पास अपना बेस मानिए, बुलिश बेस मानिए और बने रहिए। 260 के नीचे खिसक जाए, पोजीशन काटिएगा। कहाँ खरीदिएगा, अगर आपको मेटल ही प्ले करना है तो नेशनल म्यूजियम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पर आपको एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वेदांता में कोई पुल बैक आता है तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जी, अंकित शर्मा जी का सवाल है, एक्सिस बैंक पर सर 1150 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, क्या करना है?
जी, तो देखिए बेहतरीन रिजल्ट रहे थे कंपनी के। मुझे लगता है बिल्कुल इसको आप अभी होल्ड कीजिए। पूरा बाजार अगर आप देखें तो ये मान करके चल रहा है, इस उधेड़बुन में लगा हुआ है कि अब यहाँ पर फेस्टिव सीजन में किस तरह की डिमांड रहने वाली है, सीपीआई नंबर्स क्या होंगे, आगे इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं घटेगा। तो ये सारी चीजें देखिए स्टॉक्स पे हैवी मतलब टोल है। इसी वजह से 52,570 टूटा नहीं बैंक निफ्टी का। देखिए 1165, 1195 ये इसका बड़ा सप्लाई साइड जोन है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी, नीचे गिरने की ज्यादा संभावना है। जिस तरह की गिरावट इस सप्ताह में हुई है, मुझे लगता है हो सकता है इसके अंदर गिरावट कहीं आपको 1080, 1090 के जोन तक आपको गिरावट देखने को मिल जाए। कहीं पुल बैक आता है 1165 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो पिछले 3 सप्ताह का सप्लाई साइड सप्लाई जोन है, तभी इसके अंदर एक बुलिश पोजीशन बचती है, जो हो सकता है आपको 1240 तक पुल बैक करे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सर ध्यान रखिएगा। अब चूंकि आपकी पोजीशन है तो मैं आपको स्टॉप लॉस 1110 रुपए का सजेस्ट करता हूँ। 1110 पे स्टॉप लॉस डालिए, पिछले 2 वीक का बेस वो टूट जाए छोड़ दीजिएगा, 1080 के पास आपको दोबारा मिलेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं वो TTML पर पूछ रहे हैं सर, 82 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, क्या करना है? जी, तो देखिए बहुत ही रेंज बाउंड रहा है स्टॉक, और जब भी मूव आता है सस्टेन नहीं कर रहा है। तो बड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट का है 90 रुपए के पास। देखिए कोई भी पुल बैक आएगा तो 90 रुपए पर जाके थमेगा। अभी भाव है 78 रुपया। 90 के ऊपर निकलेगा तभी बड़ा ट्रैक्शन मिलेगा। 90 के ऊपर निकल जाए तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा सर इसको खरीद लीजिएगा। ये उस कंडीशन में आपको बड़ा टारगेट 125 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। जब तक 90 के ऊपर सस्टेन करता दिक्कत है। अभी आप क्या करो, 68 रुपए पर एक स्टॉप लॉस डालो और बने रहो। 78 रुपए का भाव है, देखो आप किस तरह से चलता है। हो सकता है ये बार 90 तोड़ दे, तो उस स्थिति में 125 के टारगेट के लिए फिर आप बने रहना। जी। इनका सवाल सर IRB इंफ्रा पर भी है, 52.5 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें बने रहिए सर। देखिए एक आप देखेंगे तो फॉलिंग फॉलिंग वेज पैटर्न इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 57 रुपए के नीचे खिसकना थोड़ा कमजोर कर गया है स्टॉक को, लेकिन मुझे लगता है दोबारा पुल बैक आएगा। अब ये सप्ताह का जो बेस है उसी को आप स्टॉप लॉस मान करके बने रहो 49 रुपया। ठीक है, जहां तक मुझे याद पड़ता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आ गया है स्टॉक, तेजी करेगा सर। 57 के ऊपर निकल जाए तो 72 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करना। सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखिए IRB है, NCC है, ये सब आपको अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। जितने भी इंफ्रा के अच्छे स्टॉक्स हैं, तो IRB वैसे भी अच्छा काम करता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। 57 के ऊपर निकलेगा तो 72 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिएगा। अभी 50 रुपए स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहिए। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास है डिलीवरी के 300 स्टॉक्स हैं 340 के प्राइस पे, तो मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। जी। डिलीवरी के आपके पास शेयर हैं सर? जी, तो देखिए जी। जी बताएं सर, शरद सर बताएं प्लीज़। तो देखिए पिछले क्वार्टर में नंबर बहुत अच्छे थे, ये बार के नंबर उतने अच्छे नहीं आए। तो क्या किया स्टॉक ने, 360 रुपए को तोड़ दिया, जो बड़ा डिमांड जोन था। उसके नीचे फिर वीकनेस आ गई। ये बहुत लंबा डिमांड जोन था 360, उसको तोड़ देना चाहिए। 337 के भाव पे है। जब तक 360 दोबारा सस्टेन नहीं करेगा तब तक थोड़ा दिक्कत रहेगी इसके अंदर। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो रिजल्ट्स अच्छे आए कंपनियों के, डिलीवरी में थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट रहे सेकेंड क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी आप बने रहो सर। पिछले 3 सप्ताह से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। अब आप एक स्टॉप लॉस इसके अंदर जरूर रखो, दैट इज समवेयर अराउंड 310। 310 के पास एक अपना स्टॉप लॉस रखो, उसके नीचे खिसके तभी आप इसको बेचना। देखो अगर 360 के ऊपर निकल जाता है, कभी सस्टेन करता है, तो आपको एक पुल बैक 400 रुपए तक मिलेगा। वहां पर आप देखना कि आपको मनी मैनेजमेंट आपका क्या लो करता है, आपको एग्जिट करना है या फर्दर होल्ड करना है। जी। शरद सर, एक दर्शक है सुमित साहा जी, वो पूछ रहे हैं एनवायरो इंफ्रा का अलॉटमेंट मिल चुका है उन्हें, लिस्टिंग गेन लें या निकल जाएं? अगर आपने IPO सर ट्रैक किया है तो बता दीजिए, वरना कोई बात नहीं, हम 1 बजे बिल्कुल जो किया। अपना IPO का सेगमेंट करते हैं उसमें सवाल ले लेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको छूटते ही बोला था, मेरी राय यही थी। मैंने जिस दिन IPO कवर भी किया था विपुल जी के साथ, उस दिन मैंने बोला था कि ओके। जैसे ही लिस्ट करें सबसे पहले एग्जिट मारिए, सुबह सुबह बेच के हटाइए। ठीक है, इसके बाद अगर डे हाई के ऊपर जाके क्लोज, डे हाई के आसपास क्लोज करे 3:15 बजे, तभी आप खरीदिएगा। देखिए बाजार का सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे भी इस पर्टिकुलर
स्टॉक को मैंने रिकमेंडेशन नहीं दिया था, मतलब इस पर्टिकुलर आईपीओ को मैंने रिकमेंडेशन नहीं दिया था, बट वो व्यू आप वीडियो देख सकते हैं अलग से, मनी 9 पे होगा। तो देखिए, अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी चीज है, जब बाजार नेगेटिव है, चाहे 24,600 तोड़ देता, सेंटीमेंट बहुत अच्छा होता, तो मैं आपको कोई और व्यू देता। आप निकल जाइए, अगर आपको डिहाई के आसपास मिले तभी खरीदिएगा, वरना फर्दर गिरावट होगी, कुछ पॉइंट नहीं है। जी, तो सर आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर एक हमारे साथ दर्शक हैं, प्रवीण जी, बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए डेली व्यूअर ऑफ योर शो, थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। ग्लोबस स्प्रिट्स के स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं सर 850 रुपये के। ये पूछ रहे हैं क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए, इनका व्यू 8 से 10 महीने का है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप 8 से 10 महीने का व्यू रखते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपको 665 रुपए के आसपास रखिए, 858 का भाव है, क्योंकि आपका लंबा व्यू है। जो भी पुल बैक आएगा वो कहाँ तक जाएगा? 1065, 1065, 1200, मतलब 1065 से 1200 की ट्रेजेक्टरी तक का पुल बैक इसमें जब कभी भी आएगा आएगा। 1200 के ऊपर अगर चलना शुरू करेगा तभी इसके अंदर बड़ी मूव आएगा ऊपर की तरफ। जब तक 1200 नहीं आए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। 858 का भाव है, तो आपको अभी एक स्टॉप लॉस डालना है। स्टॉप लॉस क्या मतलब, आप मान के चलें 650 के नीचे कभी जाए तभी आप बेच करके हटे। लिमिटेड पुल बैक 1065 तक आपको मिले या 1200 तक मिले, तब आप सोचिएगा आपको एग्जिट करना है या होल्ड करना है। जी, कुछ और दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं नीरज उपाध्याय जी, डीमार्ट पर सवाल पूछ रहे हैं सर, 45 रुपये के कुछ शेयर हैं, होल्ड कर सकते हैं या इनको क्या करना चाहिए इनको। देखिए भाई साहब, इस कंपनी को मार दिया है, देखिए, जोमेटो ने और स्विगी वगैरह ने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, बिकॉज तो अब यहाँ देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है कंपनी के, इसलिए बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 3495, 3500 रुपए के पास इसका बेस है। छोड़ के हट जाते बहुत अच्छा रहता, रिजल्ट खराब आया था तो इसका आपको रखना ही नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। को अब देखिए, अब आपको स्टॉप लॉस डालिए 3500 रुपए के आसपास, उसके नीचे खिसक जाए बेच के हटिए। देखिए आपको जोमेटो मिल रहा है अभी भी अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ है, स्विगी मिल रहा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, एक बार आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपको इसी सेगमेंट में रहना, वी मार्ट में रहिए। देखिए वी मार्ट के नतीजे बहुत अच्छे थे, वी मार्ट चलेगा भी, अभी भी और स्ट्रेंथ उसके अंदर बाकी है। एवेन्यू सुपर मार्ट थोड़ा सा दूर रही है। 3500 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए सर, कोई पुल बैक जब तक 4300 के ऊपर नहीं चलेगा वैसे भी इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी, ये पूछ रहे हैं ईस्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में सर, 1000 शेयर हैं, 148.80 के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, शेयर चलना भी शुरू हो गया था, क्या करें आप। ईस्टर इंश्योरेंस है, क्या सर क्या ई क्या एस नाम टी ई नाम आर है? विपिन ईस्टर जी, इंडस्ट्रीज, विपुल जी, ये विवेक जी स्पेलिंग बताइएगा। सर ई एस ई टी एस ई आर ये पैकेजिंग से जुड़ी कंपनी है। पॉलीप्लेक्स, जी जी जी, यूफ्लेक्स, ईस्टर जी ईस्टर, ये तीन एक ही सेगमेंट की जी कंपनीज जी हैं। जी। अच्छा अच्छा, जी जी। तो देखिए साहब, जी, तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए स्टॉक काफी कंसोलिडेटेड है, मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता हूँ। स्टॉक काफी कंसोलिडेटेड है, 140 और ऊपर 160, जब तक 160 के ऊपर नहीं निकले फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और जब तक 140 के नीचे ना जाए तब तक बिकवाली मत कीजिए, तो 140 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड कीजिए। देखिए 160 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देगा, उस स्थिति में अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ेगा, क्योंकि स्टॉक हायर हाई हायर लो बना करके चल रहा है। मुझे लगता है 190, 195 तक का मूव आपको मिलेगा इन दैट केस। तो एक स्टॉप लॉस डालिए 140 पर, 160 का ब्रेकआउट एंटिसिपेट कीजिए 190, 95 के टारगेट के लिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, नरेंद्र जी जुड़े हैं। नरेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। यस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मैं सर जम्मू कश्मीर के 400 शेयर लेके रखे हैं, 114 रुपए के रेट पे, और यस बैंक के 27 रुपए के रेट पे 1000। बिल्कुल पूछ लेते हैं। यस बैंक आज से F&O में भी शामिल हो चुका है, 1000 शेयर हैं इनके पास 27 रुपये 30 पैसे के भाव के। J&K बैंक 400 शेयर हैं 114 के भाव के। क्या करना है शरद सर इन दोनों ही काउंटर्स पर। जी देखिए, जीएनके बैंक में रिजल्ट दोनों क्वार्टर में अच्छा है, फिर भी स्टॉक नहीं चला। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि 93 रुपए के ऊपर इसको सस्टेन जब तक करता है तब तक घबराने वाली बात नहीं। 93 के नीचे फिसल जाए तो एक बार बेच के हट जाइएगा। 97 रुपए का भाव है, कोई भी का तो 114 रुपए तक आएगा जेएनके बैंक में। 114 के ऊपर निकल जाएगा तब एक बड़ा मूव आपको दिखाई देगा, फिर ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा 150 रुपए के आसपास तक, कम से कम ऑल टाइम हाई तक तो जाएगा ही जाएगा।
115 सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। तो 93 रुपए के स्टॉप लॉस से 115 के टारगेट अभी बने रही। 115 आ जाए तब दोबारा सवाल पूछेगा, तब आपको ये व्यू मिलेगा 150 तक जाएगा। यस बैंक देखिए जब तक 21 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, 21 रुपए 22 रुपए के ऊपर चलना नहीं शुरू करता है, जहां का इसका ब्रेकडाउन है, तब तक इसके अंदर फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बेस आप अभी ये 2 सप्ताह का मान लीजिए 18 रुपया, वही उसका 19 रुपया, 19 रुपया इसका बेस है। 19 रुपए के ऊपर खिसक जाए, के नीचे खिसक जाएगा तो दोबारा आपको 18 रुपया 17.5 रुपए तक का आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। 16 रुपए का इसका बेस है। तो अभी 19 रुपए स्टॉप लॉस डालिए, 21 रुपए तोड़ने दीजिए। अगर 21 रुपए तोड़ता है तो आपको 24 रुपए देखने को मिलेगा। मैं यस बैंक और जेएनके अभी दोनों रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक। अब चूंकि इंडियन बैंक और यूको बैंक वगैरह ये सब बैंक भी आ गए, छोटे मोटे बैंक भी आ गए, बेहतरीन नतीजे दिए थे इन सब ने, ध्यान रखिएगा। ये सब भागेंगे दौड़ेंगे जैसे ही बैंक निफ्टी चलेगा, तो वहां ध्यान रखिएगा। जी, राम सिंह जी हैं हमारे साथ, ये पूछ रहे हैं कि बिग फैन ऑफ दिस शो एंड एनआईटी लिमिटेड, इसमें 222 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है सर, क्या करें, कहाँ तक टारगेट रखें? जी, तो देखिए बिल्कुल एनआईटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने बने रहना चाहिए। अभी भी काफी मोमेंटम मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी स्ट्रेंथ है। 190 रुपए के बाद बेहतरीन बेस बना हुआ है। 256 रुपए का टारगेट तो अभी दिखता है मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अंदर। तो जब तक 190 ना तोड़े मत बेचिए। 256 के टारगेट के बने रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुमित साहा जी, ये पूछ रहे हैं ईज माई ट्रिप में क्या करना है सर। आज 1:1 का बोनस एडजस्टेड है तो ये काउंटर हाफ हो चुका है, क्योंकि जिनके पास एक शेयर है उनको अब 2 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन काउंटर उसके बावजूद भी अप है। तो क्या करें अभी ईज माई ट्रिप पर? जी, तो देखिए जिस तरह का देखिए इसके अंदर ट्रैक्शन अभी बना हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल अभी जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो स्टॉक्स है उनको होल्ड करना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर सीजन है वो बेसिकली ट्रैवल का सीजन है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अभी स्प्लिट के बाद जिस जिस लेवल पे स्टॉक आ गया है, बहुत अच्छा इसका बाय जोन बनता है। लेकिन अभी इमीडिएट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। कहीं ये गलती से स्टॉक अगर आपको आज 18 रुपए का भाव है, 23 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, बिल्कुल उस स्थिति में आप खरीदेगा, आपको एक पुल बैक मिलेगा समवेयर अराउंड 33 रुपए तक का। आपको एक पुल बैक बिल्कुल देखने को मिलेगा। बड़ा मूव तब आएगा जब ये 33-34 के ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई देगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं अरुण कुमार जी, ये पूछ रहे हैं कि 15,000 इन्वेस्ट करना है आईओसी या एचपीसीएल में, सर कौन सा शेयर पिक करें इन दोनों में से? देखिए अगर आप एचपीसीएल और आईओसी में आप केवल ऑयल एंड गैस में ही सोच करके बैठे कि आपको इन तीनों में से ही करना है, तो इन तीनों में आप एचपीसीएल को पकड़ के चलिए। देखिए अभी 2 मिनट पहले शायद मैंने एचपीसीएल का जिक्र भी किया था। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है एचपीसीएल के अंदर। लेकिन विच एवर वे, अगर मुझसे आप सेक्टर पूछते तो मैं शायद इस पूरे सेक्टर को ही अवॉइड कर देता। मैं आपसे कहता कि साहब इस वक्त तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो आप एफएमसीजी के अंदर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी मार पड़ी है। तो जहां सबसे ज्यादा स्टॉक खराब मूव मूव आया है, गिरावट आई है, वहां पर ध्यान दीजिए। या आप कैपिटल गुड्स में ध्यान दीजिए, ठीक है, या आप सीमेंट में, रैमको सीमेंट वगैरह पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप ऑयल एंड गैस को ही प्ले करना चाहते हैं तो एचपीसीएल को आप प्ले प्ले करिए। इन तीनों में से 350 रुपए 355 रुपए के आसपास का अच्छा बेस है। लेकिन मान के चलिए जब तक 385 के ऊपर नहीं चलेगा, 378 का भाव स्पॉट पे, तब तक बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। 385 के ऊपर निकल जाए तो 463 का टारगेट इसके अंदर खुलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन वो जोन निकलना ही बहुत मुश्किल है, 385 निकलना ही बहुत बड़ा सवाल है। वो 385 तभी निकलेगा जब 24,600 निकलेगा ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं जी किस तरह से शेप अप होता है। तो 384 के ऊपर निकलने का ध्यान लगाइए। 355 पर अपना स्टॉप लॉस डालिए। 385 के ऊपर निकले तो 460 का टारगेट रखिएगा। जी, स्वाति मौर्य जी का सवाल है, शरद सर आपकी बड़ी फ़ैन हूं और पीटीसी इंडिया इन्होंने 200 रुपये के लिए हुए हैं और मदरसन वायरिंग 72 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या और एवरेज कर सकती हैं? जी, तो देखिए बिल्कुल पहले तो अव्वल तो पीटीसी इंडिया को बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए सेगमेंट में जो पूरे कंपनीज काम कर रही हैं उन सब में ही ट्रैक्शन है। तो बिल्कुल पीटीसी इंडिया को तो अव्वल आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक अच्छा बेस स्टॉक के अंदर कहीं 157 155 रुपए के आसपास बना हुआ है।
स्टॉक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक के अंदर आया फरवरी के बाद से आप देखें। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर कहीं 185 के ऊपर, 183 का, 173 का भाव है, 185 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत बढ़िया मूव आपको दिखाएगा। उस स्थिति में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, 240 के आसपास चला जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आप इसको, चूंकि आपके पास है, तो 155 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बिल्कुल होल्ड कीजिए। और देखिए आपने मदरसन मदरसन वायरिंग सर, मदरसन वायरिंग जो कि वायरिंग लिया 72 है। रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है, छोटा जी वाला जो जी मदरसन का जी ग्रुप है का शेयर है। जी 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 जी। तो देखिए मदरसन वायरिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बेस 60 रुपए के आसपास बहुत अच्छा स्टॉक का बना हुआ है। लेकिन आप पिछले देखें तो करीब 10 एक सप्ताह में एक सप्लाई जोन बना है 67 रुपए के आसपास, 67। तो कोई भी पुल बैक आएगा तो 67 रुपए तक ही पहले आएगा। 67 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तभी एक बड़ा मुंह ऊपर की तरफ आएगा। फिर वो आपको 75 रुपए तक लेकर के जाएगा। तो अभी आप 60 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए। जी। एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये पूछ रही हैं सर अशोक लेलैंड 174 रुपए के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हैं, क्या करना चाहिए इनको, प्रॉफिट तो मिल रहा है। जी तो देखिए अगर आप अशोक लीलैंड को देखें, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का बुरा वक्त, कंपनी का बुरा वक्त जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 221 का आसपास का इसका अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्टॉक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा 246 के ऊपर। अगर 246, अभी आप एक 221 का स्टॉप लॉस डाल के बने रहिए, ठीक है। जी अगर मान लीजिए 246 के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल ऐड भी कर सकते हैं आप, फिर 280 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इसके अंदर एक बड़ा अप मूव पेंडिंग है, जो 246 के ऊपर खींचेगा तो 280 तक का टारगेट देगा। बिल्कुल होल्ड कीजिए। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अरविंद जी। अरविंद जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। लगता है इनका फ़ोन कट गया है, लेकिन सवाल ले लेते हैं जो इन्होंने हमारी टीम के साथ शेयर किया है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के इनके पास 50 शेयर हैं 248 के भाव के, सर क्या करना है। जी जी तो देखिए हाँ तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं वैसे कंपनी फॉलो नहीं करता हूँ, लिस्टिंग के बाद देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वीक में स्टॉक सस्टेन करता हुआ देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सर अगर आपके पास है तो आप 170 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। लेकिन जब तक स्टॉक 190 के ऊपर नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा इसका। 190 के ऊपर चलना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप इसको बुलिश व्यू मान के चलिए। अभी 170 का स्टॉप लॉस डाल के बने रहिए। जी शरद सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप 12 बजे तक रुक जाएं, तो दर्शकों के सवाल भी लेते रहेंगे हम बीच बीच में हमारे साथ। हालांकि बीच में एक मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे अभी, और विनीत सर भी जुड़ेंगे फंडामेंटल व्यूज़ के लिए। लेकिन विवेक जी अगर थोड़ा आपके सा पास, आज थोड़ा सा कंस्ट्रेंट अगर है, अगर आप अलाउ करें। बिल्कुल सर कोई हाँ आज प्रॉब्लम थोड़ा नहीं मैं है, ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने विवेक जी, आपसे बाहर केवल हूँ। जी विनीत सॉरी जी, फॉर दिस, विनीत आई सर रियली। हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी जी देर जी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हमारी दर्शक हैं सर बंसल वायर पर पूछ रही हैं सवाल, अनीता जी। 350 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, फ्रेश एंट्री कर सकती हैं क्या। जी। तो देखिए हाँ तो बिल्कुल, अगर आप बंसल देखिए, वायरिंग के बंसल जितने वायर देखिए, इन्होंने के सर आई के आई इनके देखिए, पास 350, पॉलीकैप देखिए। सब 350 के बंसल वायर हैं, जी और बीईएल जी में फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रही हैं ये। जी जी। तो देखिए जितने भी वायरिंग वाले स्टॉक्स है, देखिए बहुत बढ़िया नतीजे रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पर आप देखिए के को देखिए, पॉलीकैप को देखिए, ठीक है। और मदरसन वायरिंग देखिए, सभी अच्छे स्टॉक्स मुझे लगता है ट्रैक्शन में हैं। तो बंसल वायरिंग बिल्कुल देखिए आप होल्ड कीजिए, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, न्यू लिस्टिंग है। मुझे लगता है कि अब बेचने का मतलब नहीं बनता, चूंकि आपकी नीचे की खरीद है। 420 के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। अगर ये कहीं अपना ऑल टाइम हाई जो इसका है, दैट इज समवेयर अराउंड 470, तो 470 के ऊपर निकलता है तो आपको 520 के भाव दिखाई देंगे। इस वीक में जहां पर निफ्टी इतना चौपी रहा है, इसके बावजूद स्टॉक में जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बिल्कुल 520 का टारगेट खुलता है, बने रहिए। बीएल देखिए, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, वैसे तो नीचे की खरीद आपको मिलती 268 280 की तो बहुत बढ़िया थी। रिजल्ट के बाद ही खरीद बनती थी तुरंत इसके अंदर। सारी देखिए जो भी चौपीनेस थी डिस्काउंट हो गई। अब मुझे लगता है 327 का, बिल्कुल 330 का भाव उसके अंदर बिल्कुल आपको कुछ ही समय में दिखेगा। वो सस्टेन कर जाएगा तो आपको 370 तक के भाव भी दिखेंगे। पोजिशनली आप थोड़ा इसको होल्ड करेंगे तो बीएल में एक बड़ा मूव पेंडिंग है, बिल्कुल इसको आप बाय कर सकते हैं। जी
रहमत जी का सवाल है सर, एनटीपीसी पर 425 रुपए के लिए हुए हैं, 500 क्वांटिटी है, क्या करें? जी, तो देखिए अगर आप एनटीपीसी को देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिली है। पिछले 4 सप्ताह में जो इसका 390-400 रुपए का बेस था वो टूटता हुआ दिखाई दिया है, तो इसलिए वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर आपके पास है तो आप फिर ये इसी जोन पर आप मान करके चलें कि जो इसका सबसे बड़ा बुलिश जोन है, दैट इज समवेयर अराउंड 340। तो 340 के आसपास का इसका इसका बेस है। मुझे लगता है जब तक वो नहीं निकलता है तब तक आप इसको मत बेचिए। लेकिन स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये पिछले 2 वीक का जो इसका सप्लाई जोन है 380 इसके ऊपर चलना शुरू करेगा, तभी आप बचेंगे, तभी आपकी लॉन्ग पोजीशन इमीडिएटली आपको फॉल नहीं देगा, आप बने रहेंगे। तो ये मान करके चले, और बड़ा मूव आएगा 400 रुपए के ऊपर। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं, मिस्टर राजा। राजा जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मिस्टर राजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनका सवाल लेने की कुछ ले लेते हैं जो उन्होंने हमारी टीम के साथ शेयर किया है। बीपीसीएल के इनके पास 296 रुपये 40 पैसे के 142 शेयर है, क्या करना है सर? बिल्कुल, तो देखिए अभी मुझे लगता है बीपीसीएल को आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए जिस तरह का ट्रम्प साहब का व्यू है नॉन फॉसिल एनर्जी को लेकर के, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि एक कॉल मार्केटिंग में एक मूव आए। मेरा फेवरेट नहीं रहा है सेक्टर, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है एक अच्छा ट्रैक्शन बने। 285 280 के पास एक बेस है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक रहा है स्टॉक, ये थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। तो आप लॉन्ग हैं तो अब आप क्या करेंगे, फिर आप 285 के पास ही अपना स्टॉप लॉस डालिए, उसके नीचे निकल जाए बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा इसको। बड़ी स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये पिछले 2 वीक का जो इसमें सप्लाई जोन है, दैट इज समवेयर अराउंड 305, उसके ऊपर निकल जाएगा, तभी इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन मैं खरीदने की सलाह देता जब 320 के ऊपर चलेगा तभी, क्योंकि वो पिछले 5 सप्ताह का कंसोलिडेशन सप्लाई जोन है, बड़ा सप्लाई जोन है। तो दो हर्डल सीधे सीधे बन जाते हैं, 305 और 320, तो उसको तोड़ेगा तभी एक बड़ी स्ट्रेंथ जो आप मूव चाह रहे हैं बड़ा, वो तभी आएगा सब, जब 320 के ऊपर चलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये उत्तर का सवाल का उत्तर मिल गया है। अरिहंत जी का सवाल है उदयपुर सीमेंट पर सर, ये 32 रुपये 80 पैसे के उन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे कि एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? जी, तो देखिए अब अगर आप देखें सीमेंट कंपनीज में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। मेरा पसंदीदा रैमको है, अल्ट्राटेक है, जहां पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ। और अच्छा मूव में रैमको में आया भी है, रिकमेंडेड भी है क्लाइंट्स को नीचे के स्तर पर। देखिए 330 रुपए और 32 रुपए, जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा उदयपुर सीमेंट, बड़ा मूव नहीं आएगा ऊपर। नीचे की तरफ 27 रुपए के पास एक अच्छा सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, तो 27 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस डालिए। वेट कीजिए, देखिए शायद 32 रुपए के ऊपर निकलता है। फंडामेंटली मैंने ट्रैक नहीं किया, 32 के ऊपर निकलता है तब आपको एक अच्छा मूव 36 रुपए तक देखने को मिलेगा। 36 के ऊपर 43, तो ये 43 तो बात करना अभी जाया नहीं, अभी अच्छी बात जी, नहीं है। 36 रुपए तक का आप टारगेट रखिए, 36 रुपए तक जाएगा। 32 के ऊपर चलने के बाद आप दोबारा सवाल पूछिएगा, आपको कोई एनालिस्ट जरूर व्यू देगा। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ सवाल हैं, आंसर भी मिल रहे हैं शरद सर का, लेकिन टाइम लिमिट जो सर ने दी थी हमें वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विपुल जी, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, एक्चुअली आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इट्स ओके सर, इस वजह वी से अंडरस्टैंड। मैं No ज्यादा समय problem, नहीं sir. दे पा No रहा हूँ। problem. Whatever you have थैंक यू सर, you थैंक have given the time, that is sufficient because you have already told कि आप 10:30 to 11:30 होंगे. Thank you very much, sir, for joining in. थैंक यू। अब लेकिन खास मेहमान से बात करते हैं। हमारे साथ एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। कंपनी का नाम है अजमेरा रियलिटी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर धवल अजमेरा जी। धवल सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन एंड firstly I would like to congratulate you because you just reduced some amount of your debt और जो कि स्ट्रीट चाहती भी थी आपसे कि सुनना, एंड 100 करोड़ का आपने डेट समय से पहले रीपेमेंट किया है और कंपनी पर जो अब डेट है ये 693 करोड़ का हुआ है। सर, कुछ और इसमें स्कोप है डेट रिडक्शन का इन दिस फिस्कल?
जरूर। हमारा जो एंटायर एम है कि हमारे को जो भी कंपनी में डेट है, दो तरह के डेट है, एक प्रोजेक्ट लेवल डेट है और एक अपने कॉर्पोरेट लेवल डेट है। हम्म। तो द कंपनी इज एमिंग के जितने कॉर्पोरेट लेवल के डेट है उसको मिनिमाइज किया जाए, और अगले 12 महीने के अंदर अंदर हम वो कॉर्पोरेट लेवल डेट को वी आर टारगेटिंग टू इंश्योर कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो आज जो हमारी 693 करोड़ की डेट है, वो करीब करीब उसमें से अभी जो हमारी नेट डेट रही होगी करीब 100 से 150 से 200 करोड़ के बीच में कॉर्पोरेट लेवल डेट है, और बाकी की हमारी कंपनी लेवल डेट है। तो कंपनी प्रोजेक्ट लेवल डेट है जो कंटिन्यूड रहेगी, बट जो बैलेंस कॉर्पोरेट लेवल डेट है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। जी, आई जस्ट रीडिंग सम रिपोर्ट सर, उसमें जो आपका जो प्रोजेक्ट लेवल डेट है दैट वाज समवेयर अराउंड 96% अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सो व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? सो सी प्रोजेक्ट लेवल्स के जो हमारे डेट है वो फंक्शनल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीमियम्स जो सारे होते हैं उस लेवल पे होते हैं। तो वो करीब करीब जैसा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होते जाता है, इनिशियली शायद वो ज्यादा होता है क्योंकि हमको वो प्रीमियम में पेमेंट करना होता है। बॉम्बे में प्रीमियम्स के पेमेंट उसके अंदर आते हैं, वो प्रीमियम के पेमेंट्स हमको करने होते हैं। तो शायद हमारी वो प्रोजेक्ट में उसके प्रीमियम्स ज्यादा होंगे तो हमको पेमेंट हमारी वो परसेंटेजेस ज्यादा होगी। पर जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, देन द परसेंटेजेस स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो जैसे हमारे वडाला का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमारा सेल्स हैज बीन वेरी फिनोमिनल, तो उसके अंदर भी हम ऑलरेडी रीपेमेंट शुरू कर दिया है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द सेल्स। जैसे हमारी कोई दूसरी प्रोजेक्ट है ईडन घाटकोपर में, उसमें भी हमने प्रोजेक्ट लेवल से कंस्ट्रक्शन हमारा सेल्स अच्छा हुआ है तो उसमें से कंस्ट्रक्शन का फाइनेंस कम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है उसमें से डिडक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। जी सर, वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज द कंपनी हैज जस्ट मेंशन कि कंपनी 5x ग्रोथ पर प्लान काम कर रही है। ये किस तरह की 5x ग्रोथ है, रेवेन्यू प्रॉफिट, और कब तक ये टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से होगा? तो हम अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हमने ये टारगेट करीब 2021 के आजू बाजू हमने किया था कि हम कंपनी को 5x के ग्रोथ पे लेके जाएंगे, और वहां से हमने हमारी जर्नी शुरू की है। और अगर हमारे सेल्स रेवेन्यू आप देखो तो it has moved from 300 crores to 1000 crores right now, and this year we have given a target of 1350 crores. So we are almost reaching to 4 times, and by next fiscal year we will be there to, so हमारा इनिशियल टारगेट जो 5 साल का था वो शायद हम 4 के अंदर अंदर इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस सर। तो इस पे सर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, लाइक 5 टाइम हम स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे? सो मार्जिन्स आर प्रोपोर्शनेट इतना नहीं होगा, बट हमारे वॉल्यूम्स एंड हमारे कंस्ट्रक्शन जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो स्केल पे बढ़ेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑन एवरी प्रोजेक्ट विल बी डिफरेंट, और उस हिसाब से हमारे ये चलेंगे। बट आई कांट बी गोइंग 5x जंप इन माय मार्जिन फ्रॉम व्हाट आई वाज 3 years or 4 years back, because we are increasing volumes and we are increasing projects, which is giving us 5x growth in our sales targets and profitability targets also. जी सर, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडाई अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को लेकर गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा है। क्या इसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा अगर कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग की जो रेंज है, आई थिंक अगर वो स्ट्रेच होती है तो उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है कंपनी को? तो अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग की रेंज है, हमारा तो एज एन एसोसिएशन गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट था कि ये रेंज को हटा के खाली साइज ऑफ द अपार्टमेंट पे रखे। अगर जो वो डेफिनेशन जो हमारी जो मांग है अगर वो सरकार उसे एक्सेप्ट करती है, तो वो अगर डेफिनेशन खाली साइज पे हो जाता है, तो साइज ऑफ द अपार्टमेंट अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आती है तो कंपनी को काफी फायदा होगा, और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। क्योंकि ideally affordable housing is a function of the size of the apartment and not price, because price बॉम्बे में अलग होगा, रायपुर में अलग होगा, चंडीगढ़ में अलग होगा, बट साइज ऑफ द अपार्टमेंट कैन रिमेन सेम। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है। बट एज फार एज आवर कंपनी इज कंसर्न, अगर ये साइज पे होता है तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स विल कम अंडर द अफोर्डेबल सेगमेंट एंड वील हैव अ बेटर बेनिफिट टू इट। सो हमारे बैंगलोर के प्रोजेक्ट्स है, थोड़े बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स है, वो सारे ये डेफिनेशन में आ जाए।
जी सर, वन मोर थिंग जो कि स्ट्रीट आपसे जानना चाहती है, बिकॉज यू हैव बीन इन मुंबई और बेंगलुरु मार्केट ओनली। अभी कुछ आप पैन इंडिया बेसिस पर कुछ प्लान कर रहे हैं या इन्हीं दोनों मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे? So as of now, our expansion is growing in Bombay, Bangalore, and in future we will also target one more city, Pune. ये ओके। 3 जगह पे हमको expansion करने का अभी कंपनी ने सोचा है, because ये मार्केट ही अच्छा ग्रो हो रही है, and Bombay being our base, we want to expand our base more over here, and opportunities भी काफी अच्छी आ रही है. Bombay market is doing good, so we want to continue with our progress over there. जी, कमिंग बैक टू योर सम प्रोजेक्ट सर, अजमेरा मैनहट्टन, जिसमें कि आपकी 85% ऑफ द इन्वेंट्री एज पर योर इंट्रैक्शन विद द एनालिस्ट जो आपने इस क्वार्टर में दिया था, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। और आपकी जो अजमेरा ग्रीनफिनिटी है, इस प्रोजेक्ट में भी आपकी 59% ऑफ द इन्वेंट्री है जस्ट ऑलरेडी सोल्ड। तो सर क्या स्टेटस है अभी बाकी प्रोजेक्ट्स के, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें कितने % इन्वेंट्री आप बेच चुके हैं, और कितना आप इस सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी % हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाएगी और इतना % हमारी बुकिंग हमारे रेवेन्यूज़ वगैरह में शो हो पाएगी? सो हमारे आज के तारीख में 6 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अजमेरा मैनहट्टन, अजमेरा ग्रीनफिनिटी, अजमेरा लुगानो, अजमेरा फ्लोरेंजा, करीब अलग-अलग प्रोजेक्ट है। अजमेरा विहारा भांडुप में है। तो हर जगह पे हमारी इन्वेंट्री से सेल्स की काफ़ी अच्छी रही है। जैसे हमने भांडुप प्रोजेक्ट जस्ट 2 क्वार्टर पहले ही जून में हमने लॉन्च किया था, और वो लॉन्च के उसमें ही हमको एक फिनोमिनल सेल्स दिखा है। और आज हम 50% ऑफ द बुकिंग हो चुके हैं, और आज हम कंस्ट्रक्शन फेजेस में देखें भांडुप की, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली उसको आते आते करीब और 3 साल लगेगा, बट द सेल्स हैज बीन वेरी बॉयंट, एंड हम ये सेल्स को कंटिन्यू करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। और जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन आज प्रोजेक्ट है, अजमेरा प्रीवे है जो जुहू में है, वो आज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एंड वी आर गिविंग पोजेशन इन द नेक्स्ट 4 to 5 months time. So, and over there we have about 20% of the inventory left to sell. So every project is in a different milestone, but our endeavor always remains that by the time we finish the project, जब हमारा project खत्म होए, उसके पहले हम उसकी inventory को almost sold out या 95% sold out पे आ जाए। जी सर, मैं आपकी एनालिस्ट कॉल में ही देख रहा था कि यू जस्ट मेंशन दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च समवेयर अराउंड 70 लाख स्क्वायर फीट वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट फिस्कल, और उसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट एरिया होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4200 करोड़। सर इसके बारे में बताएं कि जो हम नेक्स्ट फिस्कल में कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें कंपनी से? सो ये हमने पूरा लॉन्च पाइपलाइन दिया था कि जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स है, 6 से 7 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे, और वो ऑलरेडी उसमें से हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, अजमेरा विहारा भांडुप एंड अजमेरा आइरिस इन बैंगलोर। अगले 5 प्रोजेक्ट भी हमारे नेक्स्ट 4 से 5 महीने के अंदर ये सारे लॉन्च होंगे, और वो लॉन्च जैसे लॉन्च होंगे उसमें सेल्स की भी इन्वेंट्री शुरू होगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है बाय नाउ एंड नेक्स्ट ईयर वी विल सी एटलीस्ट from this 4,200 crores, our expectation is that we will have at least 20 to 30% of our inventory being sold from these projects, plus जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन और करंटली प्रोजेक्ट जो चालू उसमें से कांस्टेंट सेल्स आते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। जी, वन मोर पॉइंट सर, एबिटा मार्जिन्स मैं देख रहा था कि 33% के आसपास आपके चल रहे हैं, और अगर इसमें कुछ फर्दर स्कोप है या इन्हीं लेवल्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं? एंड व्हाट्स द स्टेटस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो सीमेंट और जो मेटल कॉस्ट होती है उसका क्या प्रोपोर्शन चल रहा है सर? तो हमारा ऐसा है कि हमारे 3-4 डिविजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। एक हमारी खुद की लैंड बैंक है जो पुरानी ली हुई है, जिसमें हमारे मार्जिन, एबिटा मार्जिन ज्यादा होते हैं। कोई हम अंडर आज कोई सोसाइटी रीडेवलपमेंट लेते हैं, स्लम रीडेवलपमेंट लेते हैं, या कोई नया जॉइंट वेंचर या आउटराइट बाय करते हैं। तो हर एक में अलग अलग रेंज होती है, और वो रेंज हम एंडेवर कर रहे हैं कि इसको हम और से और एफिशिएंट बनाएं। जैसे आज हमने ये डेट इतना रीपेमेंट किया, तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो बचेगी, तो डेफिनेटली हमारे एबिटा मार्जिन में इसका इफेक्ट आएगा। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट्स में हम लोन ले रहे हैं, वी आर और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग कि हमारे सेल्स एक अच्छे लेवल पे आवे, जिससे हमको हमारे मार्जिन बेटर होए और हमको इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट की बर्डन ना पड़े।
सो जो आज 30% है, हमारा एंडेवर है कि उसको हम और बढ़ा के 35 से 37 to 38% के बीच में लावे, and that is where we are working towards going in in these projects for EBITDA margins. जी, last question to you, sir. What kind of guidance you would like to share with us for this fiscal and किस तरह से सोच रहे हैं आप नेक्स्ट फिस्कल के लिए कि कितना रेवेन्यू कितना प्रॉफिट आप लेकर चलेंगे? वेल अभी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो अगले साल आने वाले हैं उसकी सारी प्लानिंग और अप्रूवल्स प्रोसेसेस में है. वी विल आयन आउट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के उसका क्या पूरा पैन आउट हो रहा है, कब लेवल पे कौन से लेवल पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा, और वो लॉन्च के हिसाब से हम आगे का गाइडेंस इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स देंगे. बट हावेवर जो हमारी करंट गाइडलाइंस है जो हमने दी है कि ये साल हम 1350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और हम उसके ही आज वर्क कर रहे हैं, and we are ensuring that we will definitely reach to that margins for sure. थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर. Thank you so much. थैंक यू सर. तो ये थे अजमेरा रियलिटी के मैनेजमेंट जिन्होंने कि बताया कि कंपनी डेट रिडक्शन को किस तरह से पेन आउट करेगी. काफ़ी तेज़ी से कंपनी डेट रिडक्शन कर रही है और कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और कंपनी एबिटा मार्जिन्स 33% को एंजॉय कर रही है और किस तरह से कंपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स पर अपने जो जोग्राफिकल रीच है उसको पुणे में भी शिफ्ट करेगी क्योंकि बेंगलोर और मुंबई में ही कंपनी के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. लेकिन अब कुछ एक जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स होती हैं, वो हमारे साथ शौर्य डेली बताते हैं. शौर्य बताएं. जी, आज रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट बहुत मेजर है जिसका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. वह गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्रेडिट गारमेंट एक्सेस पर. उसकी क्योंकि रिपोर्ट में अच्छा खासा 60% टारगेट को रिड्यूस करा गया है और डाउनग्रेड कर दिया है सेल को, और टारगेट को अब कट करके करा है 564, जिसके बाद हम देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली है. अराउंड 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर. और सबसे बड़ा कारण जो गोल्डमैन सैक्स ने बताया है वो बताया एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि एसेट क्वालिटी में उन्हें डाउनग्रेड देखने को मिला है. इस वजह से उन्हें रेवेन्यू को लेकर आगे फाइनेंशियल्स को लेकर एक विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा क्लाउडिंग लग रहा है. तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से उन्होंने ज़बरदस्त डाउनग्रेड करा है और हम देख सकते हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल रहा है. फिर उसके बाद आती है बर्नस्टीन की रिपोर्ट जुबिलेंट फूड के ऊपर. उन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट दिया है 700 का, जिसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने राय दी है अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. ओवरवेट की कॉल है और टारगेट है 1662 का. फिर जेफरीज की कॉल है जोमेटो के ऊपर जिसमें बाय के कॉल है और टारगेट है 335 का, जिसमें जेफरीज ने कहा है जो कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट कैप डाला है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन सॉल्यूशन डाला है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा. और इसके साथ अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट आगे वाले टाइम में जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है. तो जेफरीज जोमेटो को लेकर पॉजिटिव है और हम देख सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी रिपोर्ट आज की क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस के ऊपर ही है, जिसके बाद हमने एकदम ज़बरदस्त फॉल देखा है शेयर में. जी, तो यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हमने सुबह बात भी की थी कि 564 का टारगेट है गोल्डमैन सैक्स का और ये काउंटर आज गिरा हुआ भी है. इस पर सेल रेटिंग है गोल्डमैन सैक्स की. जुबिलेंट फूड्स यहाँ पर आउट परफॉर्मर रेटिंग और ओवरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनले की ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस पर काफ़ी कुछ अपडेट्स आ रहे पिछले 4-5 दिन से. जोमेटो पर यहाँ पर जेफरीज की बाय रेटिंग है 335 के टारगेट के लिए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि शौर्य ने हमारे साथ शेयर की हैं. शौर्य, थैंक यू वेरी मच हमसे ये रिपोर्ट शेयर करने के लिए.